गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और बाकी सारी चीज़ें आप इस समय देख रहे हैं, आपके अपने देश में कैसे ये स्थिति आ गई है, तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट करिए, आप जहाँ से भी हैं, जिस तरह से भी हैं, प्लीज़ सपोर्ट करिए क्योंकि हम सबके लिए है, हम अगर एजुकेशन हमें सब मिलके ये चीज़ें करनी है, ठीक है? और सेफ रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है? चलिए, तो जैसे कि हमको पता है कि ग्रुप डी का हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, ग्रुप डी की हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, तो उसी से रिलेटेड आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के आकार को निर्धारित करता है, मतलब कौन परमाणु के आधार को निर्धारित कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन, जैसे आपको पता है कि ये होता है, यहाँ न्यूट्रॉन होता है, फिर यहाँ प्रोटॉन होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मतलब संख्या होगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मतलब उसकी कक्षा की संख्या बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि परमाणु के आकार को कौन निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रो क्लाउड में मतलब कंट्रोल करता है, फिक्स करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असमान त्वरण से गति किसी वस्तु के वेग ग्राफ समय के आकार के बारे में क्या कहा जाता है? असमान त्वरण है, अगर फिक्स होता असमान त्वरण है, ठीक है? अगर फिक्स त्वरण रहता है तो जो ग्राफ बनता है तो हमेशा स्ट्रेट बनता है, ठीक है? और अगर असमान त्वरण है तो हमेशा कर्व बनेगा, यह एक वक्र रेखा, मतलब ये इसको बोलते हैं कर्व। तो कैसा बनेगा? कर्व शेप में बनेगा। और अगर ऐसा बनता, ये बनता और ये ऐसे रहता तो फिर ऐसे बनता, ये स्ट्रेट बनता, ठीक है? अगर त्वरण सीधा रहता, मतलब जैसे ये वेग है, ये टाइम है, त्वरण यहाँ है, त्वरण में कोई चेंज नहीं होता, इसका ग्राफ सीधा बनता। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण संचित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु की उसकी स्थिति या विन्यास के कारण संचित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा, ये तो वही परिभाषा ही पूछ लिया। स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें ऊर्जा को संचित, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई, खिंचाव, मतलब ऐसे कि कोई खिंचाव में किसी चीज को हम जबरदस्ती, आप स्प्रिंग होता है ना, तो रबड़ होता है जो हम लोग बाल में, उसको जितना खींचेंगे तो जो खींचने में जो बल लगा रहा है, उस टाइम पे जो एनर्जी लग रही है, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर को 49 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। क्षण भर के लिए रुकने से पहले वो अधिकतम कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगा? तो जैसे आपको पता है कि अंतिम वेग का वेग का प्रथम नियम का v इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ v जो है वो 0 है, अंतिम वेग 0 है, और तो बस इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दीजिए, इसका आंसर आएगा 245। अगला क्वेश्चन है, एस्टर ईस्टर नहीं, एसेटर क्या पदार्थ क्या है? एसेटर, ईस्टर होता है, ईस्टर ईस्टर होता है 0, मतलब 0, इधर आर, इधर भी एक आर, मतलब COOCH, ये होता है ईस्टर, ठीक है? और यहाँ पास इसमें एक ही कार्बन है, कार्बन के साथ 2 एटम में, तो एक और इधर भी कंपाउंड, इधर भी कंपाउंड, मतलब ये इतने, इसके साथ भी डबल कंपाउंड होते हैं। ये एस्टर यौगिक है। एस्टर प्रयोग फलों और फूलों में पाए जाते हैं, जो उन्हें मीठी गंध प्रदान करती है। ये क्या करते हैं? ये प्राय फलों और फूलों में पाए जाते हैं। ये किस लिए उत्तरदायी होते हैं? जो उसमें सुगंध के लिए, किसके लिए? सुगंध के लिए, मीठी गंध वाले। अगला क्वेश्चन है, अपचयन अभिक्रिया क्या है? बाप रे, इतनी चीज आप देखिए, आप इन्हीं क्लासों को अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो बार बार कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई। ये चीजें तो मैं आपको अब, अपचयन अभिक्रिया वो जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन अपना देता है, मतलब ऑक्सीजन रिलीज होता है, उसे रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। और सॉरी, रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है, तो उसे ऑक्सीडेशन, जब इसे जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अभिक्रिया होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, मैं लिख के नहीं बताऊंगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, बोर बारी के अनुसार m कोष अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों से संयोजित होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉनों से होते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन को भरने की क्या होते हैं? KLMN, ठीक है? इसमें 2, 8, 18, 32, एक में 2, फिर 8 भरोगे, 8 के बाद 18 भरोगे, 18 के बाद 32 भरोगे, तो इसमें सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और उसका फॉर्मूला भी क्या होता है? इस फॉर्मूले का यूज करके, इसका यूज करके आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है? तो क्या बोल रहा है, बोरी बारी के अनुसार m, KLMM का 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32, ये याद रखना, ये पूछता भी है कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, ठीक है? तो 18। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण किसी यौगिक के मिश्रण को अलग करता है? मतलब कौन सा गुण ऐसा है जो यौगिक को मिश्रण से अलग करता है? मिश्रण जिसमें यौगिक क्या है, निश्चित अनुपात में तत्व जुड़े होते हैं, मतलब एक फिक्स रेशियो में, जैसे अगर दो कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐसे होता है, ठीक है? और मिश्रण में होता है, पता नहीं रहता है, NaCl, ये तो यौगिक है, क्योंकि सोडियम का भी एक कंपाउंड है, क्लोरीन का भी एक, तो ये इसी का एग्जांपल है। अब इसका एग्जांपल मिश्रण का, जैसे H2O, हाइड्रोजन के दो और ये सिंगल, ये इसका एग्जांपल है। हवा, नमक, रेत, और उदाहरण पानी, नमक NaCl, ठीक है?
यौगिक जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं वो मिश्रण बनते हैं, जिसमें दो कंपाउंड मिलकर जो चीजें बनाते हैं वो यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अलैंगिक जनन की विशेषता को दर्शाता है? इसमें दो जनक शामिल होते हैं, इसमें केवल एक जनक शामिल होता है, आनुवंशिक रूप से विविध संतति उत्पन्न होती है, युग्मों की आवश्यकता होती है नहीं, इसमें केवल जनक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या कहता है? ये वेग है, ये टाइम बताता है। तो क्या पूछा है? वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, मतलब ये पोटेंशियल पूछा है, यहाँ से इस चीज का पोटेंशियल पूछा है। उसे समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन कहते हैं। एक जैसे ये T1 है, कोई ये T2 है, कोई वस्तु यहाँ से गई, यहाँ से ये यहाँ चली आई, तो एक जगह से दूसरी जगह तो विस्थापन हुआ, विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह जाना वो विस्थापन कहलाता है। फिक्स वेग के साथ मतलब जाना तो विस्थापन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण समतल दर्पण अभिलंब के 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, आपतित किरण के परावर्तित, ये परावर्तन का नियम है। जैसे आपको पता है, ये आपतित, ये परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, इसे परावर्तन का नियम कहते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समतल दर्पण मतलब तो जितना मान इसका होगा तो क्यों होता है ना, जितना मान इसका होगा उतना इसका, जितना इसका इतना इसका, तो 60 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? यही सेम क्वेश्चन हमने कल भी किया था। अवतल दर्पण की किसी भी स्थिति में सदैव वास्तविक और उल्टा नहीं, वास्तविक और सदैव वास्तविक तो बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है नहीं। एक जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच पर रखी जाती है, जैसे ये सी है, ये एफ है, इसके बीच में रखी जाती है तो उल्टा और छोटा प्रतीत होता है, करेक्ट। जब अगर सी और एफ के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अगर वस्तु सी और एफ के बीच में है तो तो प्रतिबिंब जो है सी, अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब जो है वो सी और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ये सही है। जब वस्तु अनंत पर है तो अवतल पर फोकस पर वास्तविक, अनंत पर है इनफाइनाइट पर है तो दर्पण फोकस वास्तविक उल्टा बिंदु क्या कर रहा है? ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, बाकी जो चीजें आपको कल ही मैंने ये बताया, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। अगर सी के परे मतलब सी से पहले है तो वस्तु सी से पहले है तो प्रतिबिंब अगर सी से पहले है तो मतलब वक्रता केंद्र के परे है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाद बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और यदि सी और एफ के बीच है तो प्रतिबिंब सी और पी के बीच बनेगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क नलिकाओं तथा लार ग्रंथियों की नलिकाओं की आंतरिक परत किस प्रकार की उपकला ऊतक की बनी होती है? मतलब किडनी और जो सलाइवा होती है, जो हमारा मुंह होता है, अंदर का भाग होता है, उसकी जो वो किस टिश्यू से बना होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। घना का सिल पिला ये तो नहीं होता, घनाकार होता है। स्तरी मतलब होता है एक के ऊपर, तो ये तो स्किन में होता है, ये स्किन में होता है। और स्तंभाकार कोशिकाएं घन के आकार की होती है, केंद्र को गोल नाभिक की ओर स्रावित करती है, आमतौर पर नलिका और ग्रंथियों में ये पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है, 7 वोल्ट की बैटरी प्रतिरोध जिसका 0 ओम 4 ओम तथा श्रेणी क्रम में, अब अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इसमें मतलब समान के इसमें धारा फिक्स होगी, धारा आई बराबर फिक्स, आई क्या होगा? ये फिक्स होगा। ये है धारा आई बराबर, तो आई बराबर V अपॉन R, तो अब कुछ नहीं, इनको सिंपल से जोड़ देना है, जैसे प्लस, अरे सॉरी दिख नहीं रहा, प्लस 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 प्लस, टोटल कितने मिले? 4 1 5 1 5 4 9 1 10 6 16 और ये 16, टोटल कितने में अंतर बना? तो 7/14.0, 7 2 14, तो क्या बन जाएगा? 0.5 A अतः 12.4 ओम। ठीक है, मतलब 1 ओम। अगला क्वेश्चन है, सरल स्थायी ऊतक जो तने और लताओं को यांत्रिक सहारा तथा लचीलापन प्रदान करता है, वो कौन सा ऊतक है? जो मतलब पेड़ों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, वो कौन सा ऊतक होता है? जाइलम तो ये तो हो ही नहीं सकता। मूर्धोतक नहीं, इसमें मतलब स्थूल कोढ़, ये बाकी ये लिखा है। दृढ़ोतक किसे कहते हैं? कोशिका भित्ति बहुत मोटी तथा जिसकी कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है उसे दृढ़ोतक ऊतक कहते हैं। जाइलम खनिजों को परिवहन करता है, पौधों में यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। खनिजों का जैसे जाइलम फ्लोएम का काम, जाइलम का जल ले जाना, मतलब पूरे पौधों में जल ले जाने का काम जाइलम का होता है। स्थूल कोशिका की कोशिका भित्ति कड़ों पर मोटी होती है, तनों एवं लताओं की यांत्रिक सहारा का प्रदान करता है। ये भी कोशिका भित्तियां, मूर्धोतक क्या है? इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है तथा भोजन का भंडारण, प्रकाश संश्लेषण, अन्न कार्य करता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली, भोजन प्रकाशन अन्न काम करता है। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष रोगी में शुक्राणुओं की गतिशीलता कम पाई गई, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि संभवतः सभी प्रकार के कार्य नहीं कर रही है?
आयस एवं अधिवृक्क ग्रंथियां नहीं, ये तो गलत है। वृषण और मूत्राशय नहीं, इससे इसका कोई वृषण का काम कुछ नहीं है, टेस्टिस का काम कुछ नहीं है। हम वो एक तरह से हमारे बॉडी के अंदर से यूरिन निकालने का एक रास्ता बनाया गया है प्रकृति के द्वारा, ठीक है। उसका कोई ऐसा काम नहीं है। जब तक जो मतलब जो एंड्रल जो ग्लैंड्स हैं, जो एंड्रली ग्लैंड्स है, अगर ये वर्क नहीं करेंगे तो ये टेस्टिस का कुछ नहीं काम होगा। और ये तो होगी ही नहीं। प्रोस्टेट ग्रंथि और वीर्य पुटिकाएं। प्रोस्टेट ग्रंथि आपको पता है ये मेल का पार्ट होता है, और नीचे ये चीजें एक दो ओवम होते हैं, जिसमें सीमन होता है, मतलब स्पर्म होता है, और स्पर्म यहाँ पास फिर दो नलिकाएं होती है, वो नलिकाओं के थ्रू ये वहां जाता है। इसके बाद ये प्रोस्टेट ग्रंथि में पहुंचते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पास ये प्रोस्टेट ग्रंथि में एक हार्मोन मिलता है, टेस्टोस्टेरोन, वो जाके इनको एनर्जी प्रदान करता है और इनको चलने में और ज्यादा हेल्प करता है, और ये इसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लता की गति अन्य उष्णकटिबंधीय गतियों के समान किस प्रकार है? यह आंतरिक जाल पर आधारित होती है, केवल अनियमित एवं अचानक दबाव के कारण होती है, उद्दीपन के प्रति दिशात्मक वृद्धि पर आधारित होती है, हमेशा रातों में होती है। ये सिर्फ सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बनने के दौरान होने वाले भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? मतलब कोई सोल्यूशन बन गया तो उसमें फिजिकल परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन का, देखो दूध का फटना ये केमिकल रिएक्शन, नमक का घुलना ये अरे मतलब भौतिक परिवर्तन, जिसे मतलब रासायनिक में तो वो चीजें सड़ गई तो उसे दोबारा आप नहीं बना सकते, पर अगर जैसे पानी पर जब बहुत ज्यादा हीट दे तो पानी पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा, तो ऐसा बोल रहा है। भोजन का पचना ये भी रासायनिक है। लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक है। रासायनिक, केमिकल, केमिकल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में श्वसन से संबंधित कथनों का उनके सही लक्षणों से मिलान कीजिए। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का अपघटन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन। वायवीय श्वसन, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन युक्त ये एरोबिक है। जिसमें ऑक्सीजन के बिना भी हो जाए तो वो एनारोबिक होता है। फर्स्ट, सेकंड और तीसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का फूलना। अगला क्वेश्चन है, यौन प्रजनन करने वाले पौधों में विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब उनमें अलग अलग होना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों यह प्रजातियों को बदलते पर्यावरण के प्रतिकूल क्षमता को सीमित रखती है? हाँ करती है, पर सबसे ऐसा नहीं कि सिर्फ यही काम करती है। ये तो सिर्फ मतलब जब सेक्सुअल हो जाता है, जब डेवलप होता है, मतलब एक तरह से जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर होते हैं वैसे पेड़ पौधों के अंदर होती है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी संतति माता पिता के समान हो, इससे एक रूपता बनी रहे। अरे नहीं यार, यह पर्यावरण ये देख ली, परिवर्तनों के अनुसार अनुकूलन को सक्षम बनाकर जीवित रहने की संभावना बताती है। ये बहुत रिपोर्टेड क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला में शवपोशी को प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा गया है? क्योंकि इसी से तो चीजें बन रही, क्योंकि ये कार्बन पदार्थ अपना भोजन बन, ये अकार्बन पदार्थों से, एक तरह से मिट्टी से और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। अब इनको खा के जो छोटे छोटे आगे मतलब खा, जैसे घास मिट्टी से पोषक तत्व ले ली और सूर्य से ये प्रकाश अपना भोजन किए। घास को कौन खाया? टिड्डे को कौन खाया? मेढक को कौन खाया? सांप को कौन खाया? ये मतलब नाइटिंगेल, चील। अगला क्वेश्चन है, उसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। निम्नलिखित स्तंभों का मिलान कीजिए। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किसको बोलते हैं? तांबा तब होता है जब मुंह का पीना ही, एसिडिक उदासीन, बेकिंग सोडा, जब वर्षा का जल, इसका तो ये फर्स्ट का ये होगा। अपच मतलब तब होता है जब मुंह का पीएच 5 से 5 कम होते हैं, ऐसे एंटी एसिड अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है। सोडा द्वारा दांतों का क्षय मतलब तीसरा ये होगा। और अपचय में मतलब मेरे हिसाब से दो का दो फर्स्ट का फर्स्ट, दूसरे का तीसरा बता रहे हैं। अपच जब वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो जली। अरे नहीं यार, ये तो यही होगा, ऐसा थोड़ी है। अपच मतलब इसमें ये सीधे अम्लीय वर्षा का है तीसरा नंबर, तो ये इसका आंसर ये गलत लगा है। पहले का तीसरा अम्ल वर्षा, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा, करेक्ट ये होगा, ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, गैंडे, व्हेल और हाथी संचार के लिए किस प्रकार की ध्वनि आवृत्ति का उपयोग करते हैं? पराश्रय ध्वनि नहीं, अवश्रव्य ध्वनि जिसका मतलब 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। जो पराश्रय ध्वनि जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है वो इसका यूज करते हैं, और 20 हर्ट्ज से जो अधिक होता है उसका यूज कौन करता है? सांप वगैरह ये सब यूज करते हैं। अपश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि ये 20 हर्ट्ज होता है, ये 20 हर्ट्ज से कम होता है। शब्द अपश्रव्य, पराश्रय 20 हर्ट्ज से ये ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है,
विद्युत घरेलू विद्युत परिपथ में हरे रंग की अर्थ तार का मुख्य सुरक्षित कार्य क्या है? विशेष धातु के बने उपकरणों के लिए लाल, फ्रोजल काली, न्यूट्रल, हरा अर्थ। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। अतिरिक्त धारा को घूम के प्रवाहित करना, लीकेज धारा के लिए कम प्रतिरोध वाला मार्ग प्रदान करे, जिससे उपकरण का विभव पृष्ठ के विभव के बराबर रहे और गंभीर विद्युत झटकों से सुरक्षा मिले। मतलब एक तरह से ग्रीन तार क्या करता है, ग्रीन तार में आप बहुत पुराने समय में अगर दिए, बहुत आपके लोगों के जनरेशन का तो नहीं पता, पर मैंने देखा है कि पहले गाँव में ना ऐसे कटिया होता है, जिसको कटिया बोलते हैं। कटिया जैसे लाइक जो गवर्नमेंट एक तरह से जिससे बिजली की चोरी होती है, तो वो गाँव में ऐसे रात में फँसाते थे, तो उसमें ना जब वोल्टेज कम हो जाता तो उसकी लाइट मतलब अर्थिंग जब उसमें कम हो जाती तो लाइट धीरे-धीरे ऑटोमेटिक कम हो जाती थी। तो उसकी अर्थिंग के लिए जैसे हम पानी डाल देते थे तो वो लाइट तेज़ आ जाती थी। तो इसलिए ग्रीन तार का किसके यूज़ किया? अर्थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलैंगिक जनन की विखंडन विधि का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह जीव का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है, प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित कर रखती है। सही है। जनक जीव अनेक कोशिकाओं से विभाजित होकर बीजाणु बनना नहीं, एक कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं से विभाजित नहीं, जनक के शरीर पर बनी गलत है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़िए और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। जब एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका वेग जी की दर से घटता है। गुरुत्वाजनित त्वरण गेंद के ऊपर की ओर गति करने पर भी नीचे की ओर ही कार्य करता है। ये और भी दोनों सही है। क्यों? क्योंकि देखो कोई चीज़ हम ऊपर फेंके तो वो कन्फर्म है कि वो नीचे आएगी, और नीचे क्यों? क्योंकि नीचे मतलब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण, मतलब गुरुत्वाकर्षण के बाद वो नीचे आएगी, तो पहला तो सही इसलिए गुरुत्वीय त्वरण गेंद के ऊपर की ओर गति करने पर नीचे की ओर भी कार्य करते हैं। मतलब देखो हमने ऊपर की ओर फेंका तो ऊपर भी काम करो और नीचे भी गुरुत्व, तो मतलब दोनों साइड बल काम कर रहा है, तो दोनों इसीलिए इसी कारण दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप पानी को अधिक तेजी से वाष्पित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पात्र को ढक देना चाहिए, संकेत को गहरे पात्र का उपयोग करना चाहिए, आप ठंडे और आर्द्र कमरे में रखें, तापमान बढ़ाएं और इसे पंखे के सामने रखें। करेक्ट। आप इसका बैठ तो जैसे हम लोग खाना वाना अगर ठंडा जल्दी करना तो ऐसा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र जो स्वर्ण की पत्ती प्रयोग करके किसकी उपस्थिति स्थापित की? नाभिक की खोज की थी उन्होंने। किसकी की थी? नाभिक की। मतलब एक ये स्वर्ण पात्र है और इसमें उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी करवाई थी और इन्होंने पाया कि यहाँ पास न्यूक्लियर तो मतलब नाभिक में कौन सा आवेश पाया जाता है? नाभिक उदासीन होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन लौट आए, कुछ आर पार कर गए, कुछ तो सीधा चले गए और कुछ वहां से टकरा के और वापस आ जाते हैं। तो इसके द्वारा किसकी खोज होती है? तो नाभिक में मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। तो एक तरह से नाभिक में अगर पाया भी जाता है तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पाया जाता है, जो पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है, धारा वहन करने वाले परिनलिकाओं के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो ये इसको क्या बोलते हैं? इसे परिनलिका बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो मतलब चुंबकीय बल है, तो अगर अंदर कैसे चलेगा? अंदर ये बाहर हमेशा साउथ से नॉर्थ चलेगा। बाहर हमेशा कैसे चलेगा? बाहर हमेशा कैसे चलेगा? बाहर, अरे यार रुकना एक सेकेंड, पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल स्टक हो जाता है। बाहर और ये अंदर, बस बाहर कैसे रहेगा? तो बाहर नॉर्थ से साउथ जाएगा। बाहर कैसे रहेगा? बाहर सीधा नॉर्थ से, सब ये देखो, ये नॉर्थ से ये साउथ, तो बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है। ठीक है। और यहाँ पास ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है और ये चुंबकीय रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब काटती नहीं है। ठीक है। सबसे कम ध्रुवों के पास होता है और सबसे ज्यादा भी ये बीच में होता है। सबसे कम यहाँ और ज्यादा यहाँ। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला? धारा वहन करने वाले परिनलिकाओं के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के बारे में कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती है, परिनलिका को धुरी को लंबवत होती है, चुंबकीय रेखाएं समांतर होती है, परिनलिका को धुरी के साथ दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर, मतलब परिनलिका क्षेत्र समांतर परिनलिका की धुरी के साथ दक्षिण से, मतलब साउथ से हमेशा नॉर्थ पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होते हैं, परिनलिका को धुरी के साथ उत्तर, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा परिनलिका के भीतर अनियमित होती है। इसका आंसर होगा सी नंबर। बाहर नॉर्थ से साउथ ही तो चलती है ना, और ये कभी एक दूसरे को, ये चल तो रही है, ये नॉर्थ से साउथ, इधर देखो नॉर्थ से ये चल रही है, ये इधर से जा रही है। अगला क्वेश्चन है, छोटे पौधे उगाने के लिए टूटी हुई क्राकरी बर्तन उपयोग करना किसका उदाहरण है? पुनः उपयोग का, पुनः चक्रण, पुनः प्रयोजन का, अस्वीकार। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे हम छोटे छोटे जो पौधे उठाते हैं, आपने देखा भी होगा कि अपन कभी कभी बॉटल में मिट्टी डाल के कोई पेड़ उगा दिए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको रीयूज बोलते हैं, पुनः चक्रण बोलते हैं, पुनः प्रयोजन बोलते हैं, रीयूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीयूज। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को दो डायोप्टर के चश्मे की सलाह दी गई? चश्मे में किस प्रकार का लेंस लगाया गया है? किसी व्यक्ति को दो डायोप्टर के चश्मे की सलाह दी गई है, चश्मे में किस प्रकार का लेंस है? दो का
दो पॉजिटिव है, पॉजिटिव किस में होता है, अवतल लेंस में होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव किस में होता है, अवतल लेंस में होता है, और नेगेटिव किस में होता है, उत्तल लेंस में होता है। नहीं, पॉजिटिव अवतल लेंस में नेगेटिव होता है, उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य एक जलीय आधारभूत पदार्थ से बना होता है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म एक जलीय आधारभूत पदार्थ से बना होता है जिसे क्रोमोप्लास्ट, लाइसोसोम द्रव्य, केंद्रक, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गैर दिशात्मक गति को क्या कहते हैं, प्रकाशोनुवर्तक, स्पर्श नुकंचन, प्रकाश नुकंचन, स्पर्श क्या बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश के उद्दीपन के कारण मतलब एक तरह से सूर्य के प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गैर दिशात्मक गति को क्या कहते हैं, इसे गैर दिशात्मक गति को कहते हैं उद्दीपन। पत्तियां खुलती बंद होती रहती है, अन्न हलचल होती है तो इसे गैर दिशात्मक गति कहते हैं। स्पर्शपूर्वक प्रकाशपूर्वक स्पर्शवन इसे बोलते हैं प्रकाश निवर्तन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कार समान वेग से चल रही उसे वेग ग्राफ समय ग्राफ के बारे में कैसे, अब जैसे ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, अगर वेग समान है समान और टाइम भी समान है तो वेग कैसे, ये ग्राफ कैसे बनेगा सीधा, और यह त्वरण जो है फिक्स है तो ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ढाल वेग विस्थापन ग्राफ के मूल बिंदु से होकर गुजरता है और ग्राफ का ढाल 0 होता है, ग्राफ का ढाल वेग, ग्राफ का ढाल 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में गर्भाधारण होने की संभावना सबसे कम होती है, मतलब ऐसा कि कब ऐसा प्रेगनेंसी के सबसे कम चांस होते हैं, क्यों, जब ये आपको पता है ये होती है फीमेल की ओवरी, ठीक है, इससे एक ओवम निकलता है, एक 1 मंथ में लेफ्ट से निकलता है और दूसरे मंथ में राइट से निकलता है, तो अगर यहाँ से ये रिलीज हो रहा ओवम यहीं पास और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब स्पर्म आ गया और फेलोपियन ट्यूब में ही ओवम रह गया, और क्या आपको पता है ओवम कैसे निकलता है, ओवम मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना उसके थ्रू ओवम हमारे बॉडी से मतलब गर्ल्स की बॉडी से बाहर निकलता है, तो वो कितने दिन के बाद, वो लगभग 17 से 20 दिन के बाद ही मतलब वो फेलोपियन ट्यूब से बाहर आ जाता है। तो वो क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस स्थिति में गर्भाधारण होने के समय अगर ये फेलोपियन ट्यूब से बाहर आ गया तो फिर बहुत कम चांसेस रहते हैं, भ्रूण का गर्भाशय में आरोप हो जाना, ये तो फर्जी है, निषेचन अंडवाहिनी में होता है, तो ये सबसे कम होता है, ये तो पूरा है, इसमें तो फिक्स है, तो मतलब ये सही है। शुक्राणु और अंडाणु का मिलन गर्भाशय में होता है, यूट्रस में, अंडाशय में अंडाणु का उत्सर्जन नहीं होता, ये तो इसका आंसर ये होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, सबसे कम इसमें होगा। इसमें फुल होता है, इसमें तो 100% चांस रहता है, इसमें 80 to 90% चांस रहता है, बाकी इसमें ना के बराबर चांस रहता है। बाकी प्रेगनेंसी का जैसे आपका जो सेक्सुअल आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स खत्म हुए उसके 1 वीक के बाद अगर आप फर्टिलाइजेशन होते हैं मतलब एक तरह सेक्सुअल चीजें होती हैं तो फिर मतलब पीरियड्स के 10 दिन बाद से लेकर 17 दिन तक ज्यादा ही चांसेस रहते हैं, क्योंकि उस समय ओवम जो है वो रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में रहता है, ठीक है, इसीलिए उस टाइम पर गर्भाशय की मतलब ज्यादा चांस रहते हैं कि इस टाइम पे लेडीज ज्यादातर प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर नियत बल द्वारा किया गया कार्य अधिकतम कब होता है, किसी वस्तु पर फिक्स बल है द्वारा किया गया कार्य अधिकतम कब होता है, जब बल विस्थापन की विपरीत दिशा में हो, जब बल विस्थापन की उसी दिशा में कार्य करता है, जब बल विस्थापन 45 डिग्री में बना रहता है, जब बल विस्थापन लंबा तो नहीं, जब बल उसी दिशा में काम करता है तब वो फिक्स रहता है, तो आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। बेकिंग सोडा एक हल्का गैस संचारक लवड़ी क्षारी लवण है। दूसरा, यह अम्लों को उदासीन पे क्या पूछा निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, बेकिंग सोडा यह अम्लों को उदासीन कर पेट की अम्लता को राहत किया जाता है, नहीं उसके लिए तो एंटी एसिड दी जाती है। बेकिंग सोडा ये बेकिंग सोडा एक हल्का गैस क्षारक क्षारी लवण है, ए तो दोनों सही है, कथन ए और बी दोनों गलत है, ए सही है बी गलत है, ए गलत है बी सही है बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अंश के ये वक्रता केंद्र के से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है कि ध्रुव से होकर जाती है, तो किससे होगा, मुख्य फोकस से होगा, जैसे ये गई और ये रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ टकरा कर कहाँ से जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो अभी आपको बताइए, दंड चुंबक के चारों ओर लोहे की बुरादे द्वारा बनाए गए पैटर्न किसे प्रदर्शित, गुरुत्वीय क्षेत्र रेखा को नहीं भाई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, ये नॉर्थ है साउथ है, बाहर नॉर्थ से साउथ चलता है, अंदर साउथ से नॉर्थ चलता है। और 83 नंबर 40 किसी अवक्रिया में, सॉरी थोड़ा सा साउंड का इशू हो गया, सॉरी हाँ अभी क्लियर है। 43 नंबर है, किसी अवक्रिया में कोई पदार्थ अपचयित होने पर क्या होता है, वह अधिक अवक्रियाशील हो जाता है, वह प्रोटॉन खो देता है, वह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, वह इलेक्ट्रॉन खो देता है, वह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, मेगाफोन लाउड स्पीकर तथा कुछ वाद्य यंत्रों को नली के बाद शंखों का मुख के साथ क्यों बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि हम मुंह से बोले तो क्योंकि स्पेस यहाँ ज्यादा है तो ये ज्यादा दूर तक जाएगा, अधिकांश ध्वनि तरंगों को आगे श्रोताओं की ओर बिना अधिक फैलाए निर्देशित करने के लिए, करेक्ट
यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की आंतरिक परत का क्या होता है, फूल जाती है हल्का-हल्का सा। यह टूटकर योनि के माध्यम से बाहर निकल जाती है। अंडाणु मतलब ओवम का अगर ओवम का स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो ओवम का क्या होगा, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा बाहर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है? मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ आ रहा है, इसीलिए अपचयन मतलब रिडक्शन की है। अगर ऑक्सीजन जुड़ता और हाइड्रोजन निकलता तब ऑक्सीडेशन होता, और ठीक है, और जिसमें ऑक्सीडेशन से रिडक्शन दोनों होती है वो रिडॉक्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म दर्शी के नीचे देखी गई एक यूकैरियोटिक कोशिका में दिखाई देने वाले 3 घटक कौन-कौन से हैं? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, पर्याप्त भोजन करने के बाद पेट भरने का अनुभव हमारे शरीर के किस भाग द्वारा महसूस किया जाता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हृदय। अरे यार, हृदय थोड़ी होगा, हृदय तो हो ही नहीं सकता। हाइपोथैलेमस एक तरह से मुंह गुहा में ही होगा। मध्य मस्तिष्क कोई चीजें मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में तो पेट भरने का मतलब ऐसे अच्छा सोचना अग्र मस्तिष्क का काम है। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है 49 अमोनियम सल्फेट के अणु में कुछ परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 14। ये लिखा है, आप लोग ये देख लेना यार। लास्ट क्वेश्चन है आज का, किसी वस्तु की असमान गति के दौरान सीधी रेखा में क्या होता है? किसी भी समय अंतराल के वेग में परिवर्तन शून्य होता है, किसी भी समय अंतराल में वेग का परिवर्तन शून्य नहीं होता। इसका बी नंबर होगा। बाकी प्लीज सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और प्लीज आप, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बार मल्टीपल जितने बार हो चुका है आप रिवीजन करो, क्योंकि बस आपके पेपर को 8 से 10 दिन बचे हैं, तो जितना आप रिवीजन करोगे यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी चीजें आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रही हो तो आप मुझे शेयर करो। Welcome to Study with Arpana. Don't forget to like, share it with your friends, and subscribe to our channel. Press the bell icon for watching.